चलिए देखिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे किस पे, प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना पर क्या क्या बात किए हैं। सबसे पहले हम लोग देखा कि प्रस्तावना जो था वो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या था, एक उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा क्या किया गया था, उसको स्वीकार लिया गया था। ठीक है, और उसके पश्चात जब हमारा संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हो गया, उसको जो उद्देशिका प्रस्ताव था उसी को क्या है, संविधान में प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया। ठीक है, प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके जो शब्द हैं, भाषा है, वो कहाँ का है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इस बीच आपने देखा कि जो प्रस्तावना है वो क्या क्या बताता है। तो प्रस्तावना में एक तो हमको बताता है कि हमारे संविधान कब से लागू हुआ, यानी संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में बताता है। दूसरा, संविधान के आदर्श को बताता है। तीसरा, शासन के स्वरूप को बताता है। और चौथा, शासन के उद्देश्य को बताता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर हम पूरे प्रस्तावना को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या था, इसमें 3-4 तरह की चीजें हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पर क्या था, एक था शक्ति का स्रोत, दूसरा था शासन का स्वरूप, और तीसरा था शासन का उद्देश्य। जब हम यहाँ पर शक्ति के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर कल इस पे चर्चा हुई थी। इसमें कौन है, तो शक्ति के स्रोत के रूप में क्या है, लोक प्रभुता है। लोक प्रभुता है अर्थात हम कह सकते हैं जनता है। हालांकि केसी वीयर का एक जो आलोचनात्मक स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता जो है वो क्या है, एक भ्रम है, उस पर कल हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहें कि लोक प्रभुता किस आधार पे है, तो आपने देखा जो प्रस्तावना का प्रारंभ हो रहा है वो क्या है, हम भारत के लोग। तो ये जो शुरुआत के 3-4 शब्द हैं और अंत के जो 3-4 शब्द हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, वो पूरा हम भारत के लोग को डिनोट करते हुए हैं। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा जो शासन का स्वरूप है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 5 विषय बताए गए थे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो पहला हमको कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। फिर समाजवाद, इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, और फिर लोक तंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अब यहां पर मुख्य रूप से क्या था, शासन का उद्देश्य, उसको देख लेते हैं। तो शासन का उद्देश्य क्या है, शासन का उद्देश्य जो है यहां पर भी 5 विषय हैं। ठीक है, इस 5 विषय में कौन कौन सा है, तो पहला है न्याय। जब न्याय की बात करेंगे तो न्याय सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक 3 स्तर पर होगा। इसके बाद है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 स्तर पर होगा। ठीक है, 5 स्तर पे कौन है, तो सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता हो, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, इसके पश्चात विश्वास की स्वतंत्रता हो, फिर धर्म की स्वतंत्रता हो, और फिर उपासना की स्वतंत्रता हो। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था समता, 2 आधार पे था, प्रतिष्ठा और अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर के आधार पर क्या था, समता स्थापित करने की बात हो रही थी। इसके अलावा आपने देखा कि राष्ट्र के प्रति क्या करना है, अखंडता व एकता, प्लस यहाँ के जो समस्त नागरिक हैं उनमें क्या करना है, उसमें
उसमें क्या बनाना है, पढ़ा लीजिए, गरिमा व बंधुत्व की भावना, गरिमा व बंधुत्व की, सबको एक एक करके देखना था। ठीक है, हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो हम लोग मूल रूप से क्या देखे हैं, हम लोग अभी फिलहाल ये शक्ति के स्रोत पर कल पूरी तरह से चर्चा कर लिए थे। अब आज हम लोग को क्या देखना है, शासन का स्वरूप, और उसमें एक एक पॉइंट जहां तक हो सकता है पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। शासन का स्वरूप। अभी शासन के स्वरूप में जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता उसी को कहते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता, इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया था। संप्रभुता क्या होता है, तो जब कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी, और सरकार के माध्यम से क्या होता है, शासन संचालित हो रहा होता है। तो जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर वहां पर शासन करने वाली सरकार अपने बाह्य व आंतरिक निर्णयों के लिए स्वतंत्र होती है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं कार्य करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहां पर, तो बाह्य का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर हम आपसे कहें कि अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के तहत क्या आएगा या बाह्य संप्रभुता के तहत क्या आएगा, तो बाह्य संप्रभुता के तहत आपकी पूरी विदेश नीति चली आती है, विदेश नीति। इसके अलावा अगर आप इसे और सरल शब्दों में देखना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि देखिए, किसी भी राष्ट्र के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, ये हमारी स्वतंत्रता का विषय होता है। कोई बाहर हमको नहीं बताने वाला है कि हम किसके साथ शत्रुता करें और किसके साथ मित्रता करें। हमको जिसके साथ अच्छा लगेगा हम शत्रुता करेंगे, जिसके साथ हमको अच्छा लगेगा हम उसके साथ मित्रता करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने देश के राष्ट्रहित में जो निर्णय होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो संप्रभुता के तहत आप किसी भी दूसरे देश या किसी अंतरराष्ट्रीय, आप कह सकते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं, उनके प्रभाव में आकर के आपके बाह्य निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका मतलब दूसरे स्तर पे अगर हम लोग कहें, देखिए एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें, वही दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संधियां हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय संधियों में क्या है, अब हम किस संगठन का हिस्सा बनेंगे, किस संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वैश्विक स्तर से किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार की संधियां करेंगे, व्यापार संधि या राजनीतिक संधि, किसी भी अन्य प्रकार की सांस्कृतिक संधि, वो सब कुछ हमारे निर्णय का विषय होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच रहा है, अब बच रहा है हम किसके साथ युद्ध करेंगे और किसके साथ कब युद्ध विराम करेंगे। ये सभी विषय आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके बाह्य संप्रभुता के तहत आते हैं। ठीक है, अब अगर हम आंतरिक संप्रभुता की बात करें, तो आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि हम अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, अर्थात अपने राज्य क्षेत्र में किस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक व सामाजिक निर्णय लेते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, प्रावधान करते हैं, ये किसी भी दूसरे राष्ट्र या संगठन का विषय नहीं होता है। और यदि हमको इतनी करने की स्वतंत्रता होती है तो ये क्या होती है, हमारी संप्रभुता होती है।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, संप्रभुता के दायरे में आपके बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि वर्तमान में हम क्या है, हम इंग्लिश में एक टर्म सुनते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। वर्तमान में आप देखते हैं कि समस्त देश क्या है, वो एक दूसरे के साथ अब इंटरकनेक्टेड है। पूरा दुनिया अब मुट्ठी में हो चुका है। ठीक है, रिलायंस ने नहीं किया इसको कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, ये है कि टेक्नोलॉजी और प्लस जो आप कह सकते हैं कि लोगों की आवश्यकताएं हैं, उसने क्या किया, लोगों को एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार से मजबूत संबंध स्थापित करना है, इसकी आवश्यकताएं उपलब्ध की। क्योंकि मुख्य रूप से इसका विषय जो है विज्ञान के विकास के साथ साथ हुआ। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी व तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे देखिए, जब आप ग्लोबलाइज्ड एरा में होते हैं तो आपको दुनिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप सोचे कि हम केवल घर में रह करके अपने मोहल्ले के 10 लोगों के घर में न जाएं, तो शायद घर की कैसी व्यवस्था स्थापित हो सकती है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। आपको पता है भारत में जो इतने बड़े पैमाने पर जो सड़कों का निर्माण का कार्य चल रहा है, चाहे 4 लेन हो, 6 लेन हो, 8 लेन या 12 लेन रोड तक हो, तो सबके कहां से आवश्यकता पड़ी, कहां से दिमाग में आया। भारत में ये पूरा रोड मैप जो नक्शा तैयार हुआ, ये कहां से हुआ है, ये सिंगापुर को देख के हुआ है। नितिन गडकरी गए थे सिंगापुर, वहां पर उन्होंने देखा, विजन देखा वहां का, तो उनको लगा कि जब सिंगापुर जैसे इतना बड़ा सा देश, अगर आप किसी व्यक्ति से कहिए जो कभी मैप ना देखा हो या रफली देखा हो, जो मैप को मतलब पढ़ा ना हो, उसको आप वर्ल्ड मैप दे दीजिए, कहिए सिंगापुर खोज के निकालो, खोज नहीं पाएगा। ऐसा पिद्दी से चिपका हुआ मलेशिया के कोने में, और वहां पर इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी की सड़कें बनी हुई थी, तो वहां से तकनीक को सीखा गया, फिर उसके बाद क्या है, रोड मैप को तैयार किया गया। और भारत में भी क्या है, अब उतने ही स्तर की आपको रोड देखने को मिल रही है। मतलब अभी आप 15-20 साल 25 साल पहले की बात करेंगे तो हम लोग कहीं विदेशों की सीन देखते थे तो कहते थे क्या बिल्डिंग है, क्या सड़कें हैं। अब जब देखते हैं तो कहते हैं क्या हरियाली है, क्या मतलब प्राकृतिक दृश्य है। इसका मतलब आपके यहाँ क्या भी है, सड़कें वगैरह उस स्तर की बन गई है कि आपको विदेश की सड़कें देख करके आप लालायित नहीं होंगे, अगर आप अच्छे अच्छे शहरों में घूम रहे हैं तो। ठीक है, तो सिर्फ ये मैंने एक उदाहरण दिया कि तकनीक कहीं से भी आपको दूसरे देश के साथ जुड़ाव के लिए एक अवसर प्रदान करता है। इजराइल से भारत ने किस किस प्रकार की तकनीक लेकर के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, वो जो मिसाइलें थी, जो एंटी डिफ्यूज मिसाइल थी, सबसे पहले किसने खोज किया था, इजराइल। इजराइल के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो क्या होगा, वो हवा में ही क्या करता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। टेक्नोलॉजी भारत ने वहां से लिया। आज भारत इसमें क्या है, दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसा एंटी डिफ्यूजल मिसाइल बनाए हुए हैं कि अगर कोई एक मारेगा तो हम उसका एक गिराएंगे। अब भारत ऐसा बना दिया है कि तुम एक बार में 3 मारोगे, हम अपने 1 से 3 गिरा देंगे। इसका मतलब एक बार में 3 एंटी डिफ्यूजल जो है तैयार हो गया है। इसी तरह इजराइल क्या था, समुद्र से लगा हुआ देश, पानी का अभाव था, खारे पानी से उसने क्या किया है, कैसे मतलब प्योरीफाइड वाटर तैयार किया जा सकता है समुद्र के पानी से, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को दिया। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी प्लस व्यापार, अर्थव्यवस्था, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो क्या किया, ग्लोबलाइज्ड लेवल पर क्या किया, चीजों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव को बढ़ावा दे दिया। अब इसका दूसरा परिणाम क्या निकला कि हम जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे तो हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं दिखाई दी जो आज के समय में किसी एक राष्ट्र की समस्या है ही नहीं, पूरी दुनिया की समस्या हो गई है। उस पूरी दुनिया की समस्या में आपको क्या क्या दिखाई देगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानववाद। पूरी दुनिया में जो शक्तिशाली है वो कमजोर लोगों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। हर दुनिया में क्या है, कुछ जाति प्रजाति ऐसी है जो क्या कर रही है, वो निचले स्तर पे लोगों को शोषण कर रही है। ठीक है, कहीं पर शक्ति के बल पर, सेना के बल पर, कहीं अन्य प्रावधानों से। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानव का संरक्षण मानववाद के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके अलावा क्या है, इसी भूमंडलीय दौर में आपने क्या देखा, जो मैंने बताया, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। व्यापार का
बहुत सी ऐसी आपकी नीतियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वो नियम तैयार कर रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यहां से लोगों को पैसा मिलता है। और क्या है, वर्ल्ड IMF, वर्ल्ड बैंक। अब आप देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब आप इस तरह के विषय से कार्य करते हैं, इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत से इनकी नीतियां क्या होती हैं, आपकी संप्रभुता को क्या करती हैं, प्रभावित कर देती हैं। अगर इनके दबाव में इन विषयों और इन संस्थाओं और इसके अलावा और भी, जैसे आप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का एक हिस्सा बनते हैं, जैसे UN का, क्षेत्रीय संगठनों का आप हिस्सा बनते हैं, तो बहुत से बार क्या होता है, यदि आप उनके दबाव में आकर, उनके प्रभाव में आकर कोई निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये तो संप्रभुता को लेकर के एक चुनौती होती है। जैसे हम लोग IR में लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का जितना भी स्थानीय या क्षेत्रीय संगठन है, सब में चाइना क्या कर रहा है, छोटे छोटे देशों को प्रभावित कर रहा है, और वहां की जो अंतरराष्ट्रीय नीति तैयार हो रही है वो चाइना के इशारे पर तैयार हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो उनकी संप्रभुता, कहने के लिए संप्रभु राष्ट्र जरूर है, लेकिन संप्रभुता कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उनकी प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये समझिएगा कि सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वर्तमान के भूमंडलीय दौर में राष्ट्र की संप्रभुता, पूरी दुनिया को छोड़िए, भारत को ले लीजिए, भारत की संप्रभुता एक चुनौती है, या भारत की संप्रभुता मात्र एक ऑफिशियल, यानी एक कह सकते हैं आप कागजी दस्तावेज पर जो है एक संप्रभुता शब्द का वर्णन है, उल्लेख है। सही, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी समस्याओं के बाद भी यदि आपसे कोई पूछे कि भारत की संप्रभुता क्या एक चुनौती है, आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। कारण देखिए, यदि हम किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या विषय से जुड़कर निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय भी हमारा स्वयं का चुनाव होता है। यहां पर भी निर्णय में अपनी संप्रभुता के आधार पर ही लेते हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज का उठाता है, आतंकवाद का। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई भी कारण बन रहा है, तो भारत की इतनी स्वतंत्रता है कि आतंकवाद के मुद्दे जैसी चीजों पर चर्चा करे। जलवायु परिवर्तन, भारत समर्थन करता है उसका। जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं हमको क्या करना चाहिए, अब एक कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत में भी जलवायु परिवर्तन प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनते हैं, आपकी अपनी संप्रभुता का दायरा होता है, आप चाहें तो उस संगठन का हिस्सा बनिए, आप चाहें तो न बनिए, ये तो आपके ऊपर होता है, कोई आपसे जबरदस्ती करा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय विषय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय निर्णय, वो सभी आप अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। और जहां तक आंतरिक निर्णय की बात रही, तो आंतरिक निर्णय में आपको हाल फिलहाल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है, ठीक है, इसको लेकर के स्टेटमेंट भी दिया गया था पार्लियामेंट में। क्या कहा गया था, क्योंकि वहां पर तमाम तरह के अपोजिशन वाले सवाल उठा रहे थे कि अगर आप हटा देंगे तो UN नाराज हो जाएगा। तो वहां पर गृह मंत्री का भी बयान आया था कि UN कौन होता है बोलने वाला, 370 हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमारी संप्रभुता के अंतर्गत है, UN से डर करके हम निर्णय थोड़ी न लेंगे। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जब आप अपने आंतरिक निर्णय ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, आपके अंतरराष्ट्रीय विषय आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। UN गुस्सा होगा, हो जाए, मुंह फुला के 2 दिन बैठा रहेगा, फिर तीसरे दिन मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर मेरे पास आएगा। तो आप अपने निर्णय के लिए क्या है, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी राष्ट्र की, चूंकि भारत क्या है, एक बड़ा देश है और यहाँ पर मतलब ठीक ठाक आर्थिक गति भी है। अब की जो इसकी GDP का रिपोर्ट आया है, अमेरिका का एक जो है अभी 2 दिन 3 दिन पहले आया है, तो अमेरिका की एक सर्वे ने किया है और पूरे विश्व जगत में क्या है, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट है, क्योंकि लगभग 8.4% से GDP भारत की बढ़ने की संभावना है।
जहां पूरी दुनिया में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वहां भारत का जीडीपी रेट क्या बहुत तेजी से रैपिड जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या है, भारत अब उस स्थिति में नहीं है जहां पर आप इसकी तुलना नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश या श्रीलंका या भूटान जैसे छोटे देशों से कहो, जो चाइना से पैसा लेकर के या किसी अन्य स्तर पर उनके सहयोग को प्राप्त करके उनके दबाव में आकर के अपनी नीति को बदल दे। और रही बात शक्ति के बल पर, अगर आप काम करना चाहेंगे तो आपकी संप्रभुता को कोई नहीं प्रभावित कर सकता। इजराइल बहुत प्रयास हो रहा है सभी देशों के द्वारा कि क्या कर दें कि वहां पर युद्ध को विराम करना चाहिए। लगभग सभी देश जो फिलिस्तीन के समर्थन में वो भी कहते हैं कि भाई युद्ध को विराम देना चाहिए, और जो इजराइल के समर्थन में वो भी विश्व शांति का मतलब एक कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह स्थापित करने के रूप में कहते हैं कि कर देना चाहिए। इजराइल कह रहा है नहीं करेंगे, तो कौन उसको कौन समस्या हो रही, तो उसकी भी तो अपनी संप्रभुता है। रूस यूक्रेन लगातार रूस पे दबाव पड़ रहा था कि भाई आप बड़े हो, मान जाओ, उससे गलती हो गई, ठीक है, लेकिन कहां वो मान रहा है। तो सभी तो अपने आप में क्या है, संप्रभु हैं, कहीं किसी के लिए संप्रभुता की चुनौती नहीं, सबका निर्णय अपना स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये तो बात रही आपका पहला टॉपिक, जहां पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने का जो है वो प्रस्तावना के तहत या उद्देशिका के तहत शासन के स्वरूप में रखा गया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है समाजवाद, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए समाजवाद है क्या, ध्यान समझिएगा। ये जो समाजवाद है ये दो स्तर पे इसको समझिए। एक जो है समाजवाद है उसे हम कहते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का समाजवाद, कार्ल मार्क्स का समाजवाद। ये कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है ये वास्तव में साम्यवाद कहलाता है, साम्यवाद। ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म विचारधारा हो जाएगी। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सोशलिज्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक साम्यवाद है, एक समाजवाद है। ये जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कम्युनिज्म हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ठीक है। और ये जब हम बात करते हैं तो समाजवाद एक दूसरा कैसा होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक साम्यवाद है, दूसरा समाजवाद है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की। देखिए ये कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा थी जहां पर क्या था, दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य है समानता स्थापित करना। अगर इथिक्स वाली क्लास आप लोग को ध्यान आ रही होगी, जहां साधन और साध्य के बारे में मैंने बताया था, तो साध्य तो दोनों का एक है, दोनों ही चाहते हैं कि समाज में समानता स्थापित हो, लेकिन साधन अलग अलग है, ठीक है। अब यही साधन हम लोग को समझना है। साध्य मतलब अंतिम लक्ष्य, साधन मतलब वो माध्यम जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंचे। नौकरी चाहिए, साध्य और साधन बट रहे हैं। एक साध्य आपके पास नौकरी है, साधन आपकी कड़ी मेहनत करना, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से भागीदार होना, उसका एग्जाम देकर के क्वालिफाइड करके अपनी मेहनत से क्या है नौकरी को अर्जित करना। दूसरा पेपर लीक होना, पैसा बांट देना, शक्ति या शासन का प्रयोग अपने हित में कर लेना और नौकरी प्राप्त कर लेना। आपको कौन सा चाहिए? मैं जानता हूं सबके अंदर एक ही आवाज आ रही है ना, तो बस बुरे काम हमेशा क्या होते हैं, दूसरों की नसीहत के लिए होते हैं, अंदर से सब वैसा ही बुरा है। मतलब इस दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी वो है जिसे बुराई करने का कभी मौका नहीं मिला ना। तो जब तक बुराई का या चोरी का मौका नहीं मिला तब तक हम बड़े ईमानदार हैं, और जहां मौका मिलता है तो अंदर से है तो मानव ही ना, मानव कहां बदलने वाला है। तो फिलहाल आइए, तो यहाँ पर क्या है, साम्यवाद की बात हम लोग कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो साम्यवाद है ये क्या करता है, ये वर्ग संघर्ष को बताता है, वर्ग संघर्ष को। और ये वर्ग संघर्ष क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो वर्ग होते हैं,
एक वर्ग क्या होता है? एक वर्ग होता है जिसे आप कहते हैं गरीब वर्ग, या इसी को आप क्या कहते हैं? मजदूर वर्ग। और इन्हीं का क्या होता है? शोषण होता है, तो आप कह सकते हैं शोषित वर्ग। तो एक आप कहेंगे गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग होता है। दूसरा कौन होता है? दूसरा अमीर वर्ग हो जाएगा, अमीर वर्ग। और वास्तव में यही अमीर वर्ग क्या होते हैं? होते हैं पूंजीपति। ठीक है। अब यहां पर जो साम्यवाद है ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपको अपना अधिकार या हक छीन कर लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी कहीं पर साम्यवाद की विचारधारा होगी तो ये क्या कराएगा? ये आपको जन संघर्ष कराएगा, हिंसा, खून बहाना, क्रांति, इस तरह की बातें करेगा। ठीक है। जबकि जब हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है? ये आपको, ये अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, क्या करना है? समानता लाना है। दोनों को उद्देश्य एक है, चाहे साम्यवाद की बात है चाहे समाजवाद। लेकिन ये क्या कहता है? ये आपके कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर समानता के सिद्धांत को स्थापित कराना चाहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं? चुनाव, संसदीय प्रावधान, विधि या कानून, सकारात्मक विभेद, नियोजित समानता। अर्थ क्या निकल के आया? ये आपको लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो कभी ये नहीं कहता है कि आप लोगों से छीनिए। ये समानता स्थापित करने की समस्त जिम्मेदारी किसको दे देता है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार को दे देता है। इस सरकार का ये दायित्व बनता है कि क्या करें? वो जो असमानता है उसको दूर करें, अर्थात समानता को स्थापित करें। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, ताकि हम सरकार का चयन कर सकें। उसके बाद क्या होगा? संसदीय प्रावधान होना चाहिए। मुख्य रूप से भारत के पृष्ठभूमि में बताया संसदीय प्रावधान को या संवैधानिक प्रावधान आप कर सकते हैं उसके लिए। अब होगा क्या? कुछ संसद से कानून बनेंगे, विधि बनेंगे। सकारात्मक विभेद आप पढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मजदूर, वंचित, शोषित आदि वर्गों के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष आपको प्रावधान करना पड़ेगा। और प्लस ये अचानक से होने वाली चीजें नहीं है, आपको नियोजित तरीके से, प्लान तरीके से ज्यादा कानून या सकारात्मक विभेद के माध्यम से क्या करना होगा? उनको उनका हक देना पड़ेगा। भारत की पृष्ठभूमि में आप देखिए, भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित है। अब यहां पे क्या है आप देखिए, जैसे जितने भी प्रकार से आप लोग आरक्षण पढ़े, चाहे वो शैक्षणिक आरक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, ये समस्त आरक्षण क्या है? कहीं ना कहीं ये सकारात्मक विभेद और नियोजित तरीके से प्रावधान है। दूसरे स्तर पे चाहे ये एससी के लिए आरक्षण हो, चाहे एसटी के लिए आरक्षण हो, चाहे ओबीसी के लिए आरक्षण हो, चाहे ये महिलाओं के लिए आरक्षण हो। ठीक है। हाँ, प्लस ईडब्ल्यूएस को भी लाना चाहते हैं तो चाहे ये गरीबों के लिए आरक्षण हो। अब हम कहें तो एससी, एसटी, ओबीसी और रजिस्टर्ड पिछड़े लोग हो गए, क्योंकि उनको क्या एक सूची में लाकर रख दिया गया। गरीबी के आधार पर आय को आधार बना दिया गया, और महिलाएं
लिंग असमानता के विभेद को दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है यहाँ पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समाजवाद जो होगा इसमें कभी भी आपको क्या होगा, कहीं हिंसा, संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगा। व्यवस्थित चीजें समय लेती हैं, लंबा समय होता है, लेकिन वो आपको एक बुनियादी प्लस दीर्घकालिक प्रभाव देता है। अब चूंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ के आ रहे हैं, अगर आप लोग ना पढ़े होते तो शायद आपको बहुत सी ऐसी चीजें लगती कि विचार है, सही है, गलत है, क्या है, लेकिन आप लोग क्या है, चूंकि आईआर भी पढ़ते आ रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं दो देशों का, एक लेते हैं रसिया का, दूसरा लेते हैं चाइना का। दोनों ही किसको मानते हैं, साम्यवादी विचारधारा वाले हैं, अर्थात दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं वो हिंसा, संघर्ष, विद्रोह की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए आप उनको बरगला बड़े आराम से सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता और वो अपने अधिकार के लिए क्या करते हैं, वो तत्कालिक प्रभाव से प्रभाव में जरूर आ जाते हैं। दोनों ही जगहों का रिजल्ट देखिए क्या है, कोई एक नेता हुआ, दोनों ही जगहों पर हुआ। यहां पर कौन हुआ था, रसिया में क्रांति का नेतृत्व करता लेनिन, चाइना में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, साम्यवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया। तो लेनिन और माओ सेतु, इन दोनों ने क्या किया, साम्यवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया, और देखते ही देखते क्या किया, पूरे देश में क्रांति आ गई। और क्रांति के बाद क्या हुआ, जो नेता था, जो लीडर था, उसने क्या किया, उसने एक सीधा सा सिद्धांत दिया कि जितने भी संसाधन हैं उन सब का नियंत्रण किस पे, मतलब उस सब पे नियंत्रण किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। सरकार की भूमिका में कौन है। अब यहां पर अगली बात क्या कही गई, आप जो सरकार आपको काम देती है आप ईमानदारी से करिए, सरकार क्या करेगी, आपको उसका वेतन देगी। कोई पूंजीपति होगा ही नहीं, सब कुछ सरकार का है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उत्पादन आप करो, सरकार को लाके दे दो, कृषि आप करो, सरकार को लाकर दे दो, अन्य प्रावधान से जो भी आय का सृजन हो सकता है सब आप करो, सरकार को लाके दे दो। और सरकार क्या करेगी, सबको समान रूप से क्या कर देगी, वितरित कर देगी। समानता आ गया झटके में। लंबी नीति के तहत क्या हुआ, जिसका समानता हुआ वहां पर क्या हुआ, ये जो सरकार की भूमिका में आए वहां के लोगों के सबसे बड़े शोषणकारी कौन हो गए, यही सरकार हो गई। सरकार ने क्या किया, पूंजीपति का स्थान ले लिया, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आ ही नहीं पाई। और आज भी इन दोनों जगहों पे क्या है, आप देखते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। चाइना का संविधान आज भी कैसा है, अस्थायी है, और रूस के संविधान पे पूरा राष्ट्रपति का नियंत्रण है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, जनता के पास अब कोई अधिकार बचा ही नहीं। अब जनता के पास एक ही अधिकार बचा है, पता है क्या, आइए आप लोग भी कुछ नीति निर्माण करिए। अब जनता के पास क्या अधिकार बचा है, जनता के पास एक ही अधिकार बचा है, अब एक बार फिर क्रांति करो। देखते हैं कौन लेनिन और माओ सेतु पैदा होता है, क्योंकि लेनिन और माओ सेतु के 3-4 पीढ़ियों से सारी विशेषताओं और शक्ति का केंद्रीकरण करके माओ सेतु, लेनिन, इनके वंशज बैठे हुए हैं। वो कौन नया माओ सेतु पैदा होगा जो इतना विशाल वृक्ष के रूप में जनता के सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि इनसे संघर्ष ले सके, क्योंकि वो तो बीजारोपण की अवस्था में उसका दमन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था ऐसी स्थापित हो गई है कि जनता के पास लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार ही नहीं बचा है। झटके में 10 साल, 15 साल, 20 साल में उत्थान बड़ी तेजी दिखाई दिया, व्यवस्था बड़ी अच्छी दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोई बहुत गरीब लड़का टारगेट किया कि हमको अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, करना पड़ता है, नीति में सुधार कर लीजिए, अमीर झटके में बन जाएंगे। सबसे पहले टारगेट करिए कौन लड़की अपने घर की एकलौती अरबपति खरबपति है। उसके बाद क्या है,
उसको ऑब्जर्व करिए, उसके नेचर को समझने की कोशिश करिए, वो किस तरह की चीजों को अच्छा समझती है। अगर मानववाद को अच्छा समझती है तो 2-4 समाज सेवा कर दीजिए। वो जैसे घर से बाहर निकले उसके सामने भिखारी बच्चे को बैठ के गोद में खिलाने लगिए। कहीं वो स्वतंत्रता को अच्छा समझती है तो बाहर डिस्को में जाके डांस करिए, तो आप भी 2-4 बियर लेकर के डांस करिए। मतलब जितना यूपीएससी की तैयारी में प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर एक अमीर लड़की या कोई लड़की अमीर लड़के तो अपने साथ रिझाने में इतना प्लानिंग कर ले, फिर तो आपकी संपत्ति सारी हो ही गई, फिर असली कैरेक्टर निकल के आएगा, है ना। तो फिल्मों में बहुत आप लोगों ने देखा होगा। साम्यवाद वैसी प्रक्रिया है कि पहले क्या है, 15-20 साल 25 साल तक लोगों को रिझा लो, और जब रिझा लो तो उनके ऊपर ऐसा दबोच मार लो फिर कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारे नियंत्रण में सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक जो समाजवाद होता है उसमें भी तो सरकार होती है, उसमें भी तो सरकार के पास क्या होता है, शक्ति होती है, लेकिन जनता कभी अपने अधिकार को खोती नहीं है। सरकार जहां थोड़ी ऐसी स्थिति में आ गई जो जनता को नहीं पसंद आई, 5 साल है, सरकार को हटा दीजिए, फिर नई सरकार आएगी, कुछ प्रावधान करेगी, फिर 5 साल है, हटा दीजिए। 5 साल में कोई सरकार बहुत अनर्थ कर देती है, अगले 5 साल की सरकार आएगी, उसके ऊपर सारी इंक्वायरी जांच बैठा दीजिए, पुस्त पीढ़ी तो छोड़िए, उसी को सजा मिल जाएगी। तो भारतीय परंपराओं में बहुत सी चीजों की कमियां रही हैं। जैसे कभी एक सरकार गई, दूसरी सरकार बनती थी, वो कहती क्या थी, हमेशा एक ही बात कहती थी कि हमारे यहाँ क्या खजाना खाली है। केंद्र की सरकार बनेगी तो कहीं पिछली सरकार ने सब पैसा खत्म कर दिया, राज्य की सरकार बनेगी, पिछली सरकार ने सब पैसा खत्म कर दिया, तो तुम्हारी सरकार बनी तो जांच काहे नहीं बैठाई, क्योंकि अब 5 साल तुमको मौका मिला है खजाना को खत्म करने का। तो कभी अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छी नीति के साथ चलेंगे तो लंबा शासन करेंगे, नहीं करेंगे तो हर 5 साल के बाद मौका मिलेगा, फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वो उससे भी जनता थक जाएगी, फिर दूसरी आएगी, पहली वाली आ जाएगी। मतलब 2-3 पार्टियां अंतर, मतलब आप कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही यहाँ पे मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पे, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरे थक जाएंगे, दूसरी जाएगी, पहली आएगी। अरे कम से कम किसी एक का केंद्र तो नहीं हो पाएगा। तो आपकी व्यवस्थाएं क्या है, भले ही डामाडोल लटकी हुई, लेकिन कम से कम चलती तो रहेंगी, धीरे धीरे नियोजित तरीके से आगे बढ़ती तो रहेंगी। 1947 में देश का जो हाल था 2024 में वो तो हाल नहीं है, तो नियोजित तरीके से बहुत कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। बस में अब देखिए यहां पर क्या है, कई सवाल उठते हैं। एक तो हम लोग जब समाजवाद की अवधारणा को लेकर चलते हैं तो यहां पर अब लोकतांत्रिक समाजवाद में आ जाते हैं भारत जैसे पृष्ठभूमि में, तो यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब भारत की पृष्ठभूमि बात कर रहे हैं, आइए भारत करते हैं। तो जो भारत का समाजवाद है, इस भारत के समाजवाद में अगर हम लोग कहें तो देखिए सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पर उत्पादन के साधन या हम कहें संपत्ति का समाजीकरण है। भारत के समाजवाद में क्या उत्पादन के साधन और संपत्ति का समाजीकरण है? इसका मतलब आपका निजी कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब समाज का है, सार्वजनिक हित के लिए है। और इसका अर्थ दूसरा क्या निकल के आया कि जो कुछ है वो कभी भी सरकार आपसे ले सकती है। आपकी कोई फैक्ट्री, आपकी कोई कंपनी, आपकी कोई प्रॉपर्टी कभी भी सरकार आपसे ले सकती है। क्या कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति भारत के समाजवाद में है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक केस पे आना पड़ेगा। केस है DS नकारा केस। DS नकारा केस कब का है? 1982। और यहां पर क्या है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि भारत में समाजीकरण का आधार क्या है। अर्थात इसी बात को आप समझिए कि समानता
के सिद्धांत का आधार क्या है। 4 विषय यहां पर कहे गए हैं। कौन कौन से? पहला यहां पर कहा गया आय की, एक्चुअल में ना इसको थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, समाजीकरण। तो इसका जब पूरा आपके पास निर्णय आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि समाजीकरण का आधार क्या है। क्योंकि मुख्य रूप से तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि संपत्ति या उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने का या राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार केंद्र में है या नहीं है। किसके? मुख्य रूप से समानता के विषय में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या बताया कि भारत में समानता का आधार क्या है, किस आधार पर हम भारत में समानता स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया? पहला बताया आय की असमानता को दूर करना, आय की समानता। दूसरा क्या है? जीवन स्तर की असमानता, इसको भी क्या करना? दूर करना। इसका मतलब एक प्रश्न कह सकते हैं आय और जीवन के स्तर, लगातार गरीबी हटाने के प्रावधान आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आय ही नहीं, उनकी शिक्षा भी बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी बेहतर होना चाहिए। तब आप कहेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो सामाजिक जो प्रतिष्ठा, अवसर, वो सब की भी असमानता है वो दूर हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आय और जीवन स्तर की असमानता को दूर करना। तीसरा, शोषण को समाप्त करना, किसी भी आधार का शोषण को समाप्त करना। ठीक है, क्योंकि जहां शोषण होगा वहां एक शोषित वर्ग होगा और दूसरा शोषक वर्ग होगा। असमानता है कि नहीं है? तो समान अधिकार होना चाहिए, शोषण को समाप्त करना। चौथा क्या कहा गया यहां पर? चौथा कहा गया कि जो मजदूर व कल्याण, जो मजदूर व वंचित वर्ग हैं उनके लिए क्या करना? उनके लिए कल्याण करना। ध्यान समझिएगा। अब डीएस नकारा केस में क्या कहा गया? ये केवल और केवल 4 विषय रखे गए। क्या यहां पर कहीं उत्पादन के साधनों का समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण या संपत्ति के समाजीकरण या उसके राष्ट्रीयकरण जैसी किसी विषय पर यहां पर असमानता को समाप्त करने के लिए मूल बिंदु मिलाकर रखा गया? नहीं। तो समानता के सिद्धांत में भारत में ये जो डीएस नकारा केस है यही आधार बताता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में उत्पादन के साधन पर नियंत्रण निजी है या सार्वजनिक है, अर्थात किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में है या सरकार के हाथ में है, इस तरह का कोई भी विषय समानता के सिद्धांत के लिए लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से संपत्ति को लेकर के भी, कोई संपत्ति सरकार की है या निजी है, भाई जो सरकार की संपत्ति हो तो सरकार की है ही, लेकिन निजी संपत्ति भी सरकार अपने पास ले ले, ऐसा कोई आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सरकार ले क्यों लेती है? तो ये भी तो आप कहेंगे सरकार ले क्यों लेती है? हमारे खेत से कहती है सड़क बनाना है, खेत दे दो। मकान कहती है जो तुम रोड के किनारे इतना ज्यादा आ गए हो उसको हटाओ यहां से। लेती नहीं लेती है? आप लोग बताइए ये कैसा न्याय है? एक तरफ कह रहे हैं कि समानता के सिद्धांत में कोई आधार ही नहीं है और दूसरी तरफ सरकार लिए चली जा रही है। आइए, सरकार आपसे कोई भी 1 इंच भी सामान लेती है तो उसके लिए आपको मुआवजा देती है। इसका मतलब सार्वजनिक हित में प्रयोग जरूर हो रहा है, लेकिन संपत्ति के बदले आपको बराबर की संपत्ति का अधिकार मिलता है। यानी जो आपकी निजी प्रॉपर्टी, निजी चीजें बनाई गई हैं, उसका स्वरूप बदला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलता है। और जिस देश में क्या होगा, सार्वजनिक हितों की बात करेंगे, उस देश में सरकार आपका ले भी लेगी,
और बदले में उसके कुछ देगी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो आप देखते हैं, जो अतिक्रमण का तमाम प्रावधान चल रहा है, जो लोग अवैध भी हैं उनको भी सरकार क्या कर रही है, जब वहां से हटा रही है तो हटाने के बाद क्या कर रही है, उनको भी हटाने के बाद वहां से भी उनको क्या कर रही है, उसका पैसा दे रही है। ठीक है, उनको भी आवास दे रही है। जैसे अयोध्या की बात करें, इतना जो वहां पर अतिक्रमण हुआ, उसमें क्या हुआ, जो मकान मालिक था उसको तो मुआवजा का हिस्सा मिला ही मिला, जो वहां पर किराएदार थे उनको भी मुआवजा का पैसा मिला। जैसे जो रोड के किनारे अपने दुकान वगैरह लगा के कर रहे थे, तो जो मतलब टूटा है, तो उसमें क्या हुआ, मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी जो रेट है सरकारी उसके अनुसार पा रहे हैं, और जो किराएदार थे जो दुकान खोल के बैठे थे उनको भी 1-1 लाख रुपए क्या था, मुआवजे के रूप में मिला था। तो ये क्या है, कहीं से भी सामाजिकरण का आधार संपत्ति या उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण या सार्वजनिकरण करना, ये यहां पर उद्देश्य में नहीं है। जबकि ब्रिटेन में अगर हम लोग बात करें, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो समानता का आधार है, ब्रिटेन ना कहकर पूरा यूरोप कर लीजिए, यूरोप में जो समानता का आधार है उसमें क्या है, उसमें उत्पादन के साधन या संपत्ति का सार्वजनिकरण, या उसी को आप कह सकते हैं समाजीकरण है। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो समानता का सिद्धांत है वो पूंजीवादी विरोधी है। पूंजीवादी विरोधी है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कौन ले सकता है, सरकार ले सकती है। संपत्ति पर नियंत्रण कौन ले सकता है, सरकार ले सकती है। ठीक है, जबकि भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या है, इसीलिए आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन कहां से मिला था, 1991 की जो आपकी एलपीजी थ्योरी आई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण। इसका अर्थ क्या है, यहां पर आपका जो उत्पादन के साधन और संपत्ति है उसका निजीकरण भी है, प्लस सार्वजनिककरण भी है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ निकल के आ रहा है कि यहां पर आप अपने उत्पादन के साधन या संपत्ति का निजीकरण भी कर सकते हैं, और इन केस सरकार को किसी भूमिका में उस चीज का महत्व समझ में आता है तो क्या कर सकती है, सार्वजनिकरण भी कर सकती है। निजीकरण आप करेंगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास एक मकान है, आप एक और मकान करना चाह रहे हैं, तो फ्री में थोड़ी मिलेगा, पैसा खर्च करिए। सरकार है, सरकार के पास छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, किसी प्राइवेट में उसको और भूमि का टुकड़ा चाहिए, उसको भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो पैसा खर्च करेगा वो यहाँ पर उत्पादन के साधन या संपत्ति पर नियंत्रण कर सकता है। भाई आपको भी कोई थोड़ी रोका है, पूरा गाजीपुर खरीदना चाहते खरीद लीजिए, कौन रोका है, पैसा खर्च कर दीजिए उतना। आप अपना कोई जो है मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आप खर्च कर दिए उतना। बात समझे? तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें कि वास्तव में जो समाजवाद है उसकी वैश्विक स्तर पे दो विचारधारा रही है। एक विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स से सिद्धांतों से प्रभावित है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो विचार है उसमें संघर्ष की प्रवृत्ति पे बल दिया गया है, अधिकार छीनने पर बल दिया गया है, हिंसा, आक्रोश और क्रांति पर बल दिया गया है। जबकि दूसरा कौन होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, जिसमें एक संवैधानिक प्रावधान, संसदीय प्रावधान, लोकतांत्रिक प्रावधान है तो सरकार चुनने अर्थात चुनाव का प्रावधान, प्लस वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक विभेद विधि बना करके समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए बेहतर नियोजित कार्य करना, इस तरह से समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने देखा कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भारत में लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, तो इस समाजवाद में मैंने कई बार चर्चा किया ना कि मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे यहाँ बहुत बड़ा पूंजीपति है, कोई उद्योगपति है, तो क्या उसकी संपत्ति को छीन करके गरीबों में बांट देना चाहिए? अच्छा, सपोज करिए कि आप अपने गांव में रहते हैं और आप अपने गांव में देखते हैं कि एक गांव का जमींदार है,
पूरे गांव के लोगों की जमीन मार के बैठा हुआ है, उनके जो है घर के जेवर सारे गहने वगैरह क्या है वो भी किसी तरह से छीन छान के बैठा हुआ है। छीन छान का मतलब वो गया नहीं था मांगने। लोगों ने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं पे समय समय पे क्या किया, उसके यहाँ जमा करते चले गए, जिसे आप कहते हैं गिरवी रखना। और उसके बाद क्या है, उसके बदले में पैसा लिए, पैसा खर्च होता चला गया। अब जमींदार अमीर होता चला गया, लोग गरीब होते चले गए। अब उस गांव में आप लोग जैसा कोई मसीहा जन्म ले रहा है, अमिताभ बच्चन, वो क्या करना चाहता है, सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। और वो क्या करे, जमींदार के सारी संपत्ति को छीने और ला करके गांव वालों में बांट दे। कैसा रहेगा व्यवस्था? गांव वाले खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपसे? लेकिन व्यवस्था चल पाएगी? डाकू कहलाएंगे आप। बहुत से डाकू आप लोगों ने सुना होगा पीछे के समय में, जो फिल्में देखते थे तो डाकू ऐसे ही तो होते थे। वो शोषित थे अपने घर परिवार से, किसी वजह से शोषण का कई आधार है। पता चला कोई गांव का दबंग था, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, किसी की हत्या कर दिया, या किसी प्रकार से उनको जलील किया, बेइज्जत किया, या उनके घर संपत्ति को लूट लिया, बागी हो गया, कोई डाकू हो गया। अब उसका एक ही उपदेश था कि सामने वाले को मारेंगे नहीं, लेकिन हर दिन मारेंगे। इसका मतलब एक पल में मारेंगे नहीं, लेकिन हर दिन उसके अंदर भय, दहशत और प्लस उससे पैसा छीन छीन के लोगों में बांटेंगे। हो सकता है पहले आक्रोश में कहा मारेंगे नहीं, लेकिन पहले भी गोली मार दिया। अब क्या हो गया, अब उसके अंदर एक प्रवृत्ति जन्म ले ली कि क्या एकमात्र ऐसा यही जमींदार है जो इस तरह से लोगों का शोषण कर रहा है? तो दिखाई दिया हर गांव में 2-4 ठो ऐसे हैं। अब उसने कसम खा लिया, लगाते हैं तिलक, और आज के बाद क्या होगा, जितने भी इस तरह के लोग हैं सबको लूट लूट के हम क्या करेंगे, गरीबों में क्या है, गैर कानूनी है कि नहीं है, अपराध हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रवृत्ति है ये कहां पे है, कहीं ना कहीं जो डाकुओं की प्रवृत्ति आपने पहले के समय देखा था, वो कम्युनिस्ट विचारधारा का एक स्वरूप आपको दिखाता है। वो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, वो अपने व्यवहार में प्रतिक्रिया कर रहे थे, लेकिन विचारधारा का रूप आप वहीं से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पीछे की पिक्चर चंदा देखें, 2-4 डाकुओं वाली पिक्चर देख लीजिएगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, अब आइए देखिए, यहां पर जो था 5 पॉइंट था। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवाद, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। तो तीसरा छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष पढ़ाएंगे तो पूरा एक दिन लेंगे उसमें हम। तब धर्म, पंथ निरपेक्ष में अंतर और तमाम उससे जुड़े विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2 उसके बाद के जो है वो छोटे छोटे हैं, उसको आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चौथा जो है, ताकि आप पॉइंट के रूप में समझ सकें, तीसरा अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, चौथा जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक एक करके लें। लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना है, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करना है। अब लोकतंत्र व्यवस्था क्या होता है, अब इसको बताने के लिए तो न जाने कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। पहले दिन की क्लास में बताया था कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोस क्रेटोस, जनता द्वारा शासन। भाई जहां पर आप इसको पूरा लोकतंत्र कर देते हैं, लोकतंत्र हो गया। इसी को आप क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और यहीं से क्या आया था, 2 शब्द निकल करके आपका आया था, एक डेमोस था, जल्दी बता दे रहे क्योंकि पीछे पूरी चीज पढ़ाए हुए हैं। दूसरा क्या था, क्रेटोस था। जहां डेमोस की बात आ रही थी इसका अर्थ क्या था, जनता। और जब हम लोग क्रेटोस की बात करते हैं इसका अर्थ क्या है, शासन। इसका मतलब यहां पर क्या है, एक ऐसी शासन की व्यवस्था है जो जनता करती है। तो आपने पढ़ा था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वर्तमान में सभी जगह पे अप्रत्यक्ष शासन है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और उसी के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, इसको और बेहतर तरह से समझना हो तो अब्राहम लिंकन का डायलॉग क्या है, हाँ, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अभी जब स्थानीय स्वशासन पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि वास्तव में स्थानीय स्वशासन ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है।
और जनता द्वारा जनता के लिए शासन, क्योंकि स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता की व्यवस्थाएं थी, स्थानीय जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती थी, तो वहां स्थानीय होने की वजह से सब कुछ और बेहतर स्थिति था। फिलहाल स्वशासन तो पढ़ा नहीं रहे हैं इस समय हम लोग, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखें तो जनता, चुनाव होगा तो आप क्या करते हैं, अपना मतदान करते हैं। जनता क्या करती है, जनता द्वारा, अब इस मतदान में क्या करते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो जनता द्वारा अब यही क्या करेंगे, शासन करेंगे। किसके लिए शासन करेंगे, जनता के लिए शासन करेंगे। ठीक है, आपका पूरे शासन व्यवस्था में योगदान क्या है, मतदान करिए बस, उसके बाद भूल जाइए, बाकी सारा काम प्रतिनिधि लोग संभाल लेंगे, है ना। फिर वो अगले 5 साल बाद आएंगे और फिर कहेंगे अब एक बार फिर से आपकी जरूरत है, माई भाव आप ही हैं, आपके बिना। लोक प्रभुता का जो एकदम वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है वो आपको कहां दिखाई देगा, वो चुनाव के बस 1 महीना पहले से दिखाई देगा। हाथ भी पड़ेंगे, पैर भी पड़ेंगे, मतलब आप कह दीजिए उनसे कि यहाँ वोट चाहिए, ये अल्लाह पहले छुओ फिर आप ऐसा थोड़ा अच्छा छुओ, फिर उसके बाद मजा नहीं, अच्छा ये अलग छुओ थोड़ा सा, मैं दादा भी अंदर बैठे हो जा छू लो, वो भी करके जाएंगे, बहुत खुशी खुशी करेंगे। ठीक है, तो लोक प्रभुता, अब इससे बड़ा भगवान कहाँ मिल सकता है। अभी इतने नहीं मजा आया तो मतलब पैर में पानी धुलवा के उसको पिवा लीजिए उनको, मतलब चना अमृत बना करके, हो सकता है वो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, ट्राई मार के देखिएगा। तो यह है लोकतंत्र, इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है, काफी बातें हो गई। कुल मिला के बस इतना ही लोकतंत्र होता है, जहां पर सरकार जो है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में बात करें तो गणतंत्र क्या होता है। बहुत से बार हम लोग लोकतंत्र और गणतंत्र को एक ही समझ बैठते हैं, हालांकि इसके पीछे भी अंतर बहुत बार बताया है, लेकिन फिर से समझ लीजिए। देखिए, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रधान हो, यानी किसी भी शासन व्यवस्था का जो संवैधानिक प्रधान हो, ये संवैधानिक प्रधान का जो पद है ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए। भारत के दृष्टिकोण समझिए, भारत में क्या है, 2 प्रकार के प्रमुख दिखाई देते हैं। एक जिसे आप कहते हैं संवैधानिक प्रमुख, दूसरे कौन होते हैं, वास्तविक प्रमुख। ये जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से आप कहां दिखाई देते हैं, राष्ट्रपति के रूप में, और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं इन्हीं को आप कह सकते हैं शासन के प्रमुख। अब ये जो शासन के प्रमुख होते हैं ये कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए क्या राष्ट्रपति का बेटा ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनते हैं, नहीं। राष्ट्रपति के भी पद का चुनाव होता है कि नहीं होता है, और चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन कहीं ना कहीं जनता अप्रत्यक्ष भागीदारी में भी तो जुड़ी हुई है। तो इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। अब इसी को और बेहतर व्यवस्था अगर आप समझना चाहते हैं तो आ जाइए ब्रिटेन में। ब्रिटेन क्या है, एक लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख ये कौन होते हैं, आज भी रॉयल फैमिली के लोग होते हैं। इसका मतलब जो शाही परिवार है, जो इनके यहाँ राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, महारानी होती हैं, वही क्या होते हैं, वहां राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये कौन होते हैं, शाही परिवार, जिसे राजघराना कहते हैं, शाही परिवार के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है, ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है, और आज से नहीं अनादिकाल से।
नहीं, उनका ना आज से नहीं, अनादिकाल से। ये नहीं, कभी मन में ये सवाल नहीं आया कि सर शाही परिवार के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो कौन वाला शाही परिवार उनके यहाँ का प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है? क्योंकि हम लोग तो जिस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे क्या तो हर राज्य में अपना एक अलग शाही परिवार होता था। न जाने कितनी रियासतें हुई, न जाने कितने राजा हुए, वहां पर केवल एक शाही परिवार चलता चला आ रहा है प्रारंभिक समय से, इसीलिए उनकी व्यवस्थाएं आज भी व्यवस्थित हैं। हमारे यहाँ इतने ज्यादा शाही परिवार हुए थे कि अगर उनको मौका मिला होता ना औपनिवेशिक नीति चलाने का, तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले वो ब्रिटिश कर्मचारियों को भड़काते, तुम उनके लिए काम कर रहे हो, का देते हैं तुमको। हमारे यहाँ जाते तो बताते तुमको, देखो अभी तुमको राजा से हम राजा बना देते। कुल मिलाकर के आपस में फूट डालने का काम जो है वो वहीं के लोग करना शुरू कर देते, एक रूपता हो ही ना पाती। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मतलब मन में कभी सवाल उठे कि क्या उनके यहाँ शाही परिवार एक से ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका जवाब हमेशा करिएगा नहीं हुआ। मैं जानता हूं इस तरह सवाल उठते नहीं हैं, पर अब आप ये बात समझ सकते हैं, इसीलिए कभी यहाँ पर विवाद नहीं हुआ। और आप समझ सकते हैं भारत जैसे देश में अगर शाही परिवार या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं किए होते, तमाम आवाज उठ गया होता है भाई केवल उन्हीं का अधिकार है। यहाँ पे एक छोटी छोटी पार्टी में जैसे ही एक मुखिया समाप्त होता है तो भाई और जो है चाचा भतीजा और तमाम लोगों में क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है कि पार्टी के मुखिया कौन रहेंगे, अध्यक्ष कौन बनेगा। तो इसको सोचिए, राष्ट्र के लिए संवैधानिक प्रमुख बड़ी बात है एक शाही परिवार। ठीक है, अब इसीलिए क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पर लोकतंत्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र नहीं है। दूसरी स्थिति भारत के संदर्भ में समझिए, भारत के राष्ट्रीय गौरव का वैसे तो कई दिवस हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख 2 दिवस हैं वो कौन कौन से हैं? एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त। 26 जनवरी को क्या हुआ? वो छोटी छोटी बातें जो आपके व्यवहार में चारों तरफ आपको दिखाई देती है, पर कभी आप उतनी दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी का महत्व क्या है? संविधान लागू हुआ। तो इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त को क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। 26 जनवरी किसका दिन है? झंडारोहण कौन करेगा? भाषण कौन देगा? राष्ट्र। 15 अगस्त क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। किसका दिवस हो जाएगा? जनता का दिवस हो जाएगा। जनता का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। जनता ने चुन करके भेजा है। अब यहां पर 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होगा कौन करेगा? भाषण कौन देगा? 15 अगस्त किससे संबंधित दिवस होगा? असम में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये भी अच्छी बात है, चूंकि 2 प्रमुख हैं तो दोनों को सम्मान है। एक दिन एक व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण है, दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण है। और ये नहीं कि हमने ये केवल दोनों को खुश करने के लिए बंटवारा कर दिया, उसके पीछे हमारे पास क्या है? बहुत सॉलिड लॉजिक भी है, बेस भी है कि हम क्यों किसी दिन को अपने किसी एक विशेष प्रमुख को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 चीजें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद प्लस लोकतंत्र क्या होता है, और गणराज्य। कल की ये क्लास पूरा हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्ष पर। ठीक है, चलिए।